महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। महाराणा उदय सिंह का प्रारंभिक जीवन अपने पिता महाराणा सांगा की भांति ही कष्टों से गुजरा था। सांगा की खानवा के युद्ध के बाद मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में रानी कर्मावती ने चित्तौड़ का राज्य संभाला, लेकिन उनके गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय उन्होंने जौहर कर लिया था। बाद में बनवीर ने चित्तौड़ की सत्ता को हथियाने का प्रयास किया। बनवीर ने विक्रमादित्य को मारकर चित्तौड़ हथियाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने देखा कि सांगा के 5वें पुत्र उदय सिंह को हटाए बिना वह मेवाड़ का वास्तविक शासन नहीं बन सकता था, तो उसने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाय ने कुछ सरदारों के सहयोग से उसको चित्तौड़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचा दिया। अकुलीन होने की वजह से बनवीर से स्वाभिमानी मेवाड़ सरदार घृणा करते थे। वे एक एक करके कुंभलगढ़ चले गए और उदय सिंह के नेतृत्व में शक्ति का संगठन करने लगे। कोठारिया, केलवा, बागोर आदि ठिकानों के जागीरदारों ने मिलकर बाद में उदय सिंह को राजगद्दी पर भी बिठा दिया। सोनगरा अखेराज की पुत्री से विवाह होने पर उदय सिंह के समर्थकों की संख्या भी बढ़ गई और बाद में कई राठौर सरदारों का भी उसे सहयोग मिल गया। अवसर पाकर उदय सिंह ने बनवीर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बनवीर या तो मारा गया या भाग गया। इस प्रकार 1540 ईस्वी उदय सिंह अपनी योग्यता से अपने पूरे पैतृक राज्य का शासक बन गए। उदय सिंह के पड़ोसी राज्यों से संबंध। अपने प्रारंभिक काल में ही उदय सिंह के संबंध सोनगरा अखेराज से अच्छे हो गए थे, जिसकी परिणति विवाह संबंध के रूप में हुई थी और इसी स्थिति से उसकी ख्याति राठौर सरदारों में भी हो गई और वे भी उसके समर्थक हो गए थे। किंतु अभाग्यवश उदय सिंह के संबंध मारवाड़ के मालदेव से अच्छे नहीं रहे। राम मालदेव बलात् रूप से खेरवे के ठाकुर जेत्र सिंह की दूसरी पुत्री, जो अधिक सुंदर थी, उससे विवाह करना चाह रहा था, जबकि उसने उसकी बड़ी लड़की स्वरूप देवी से पहले ही विवाह कर लिया था। जेत्र सिंह को यह बात पसंद नहीं थी और उसने मालदेव से अपनी कन्या को बचाने के लिए उस कन्या का विवाह उदय सिंह से कर दिया। इसी घटना से अप्रसन्न होकर मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली। बूंदी में भी महाराणा ने अपने आश्रित सुरजनहाड़ा को गद्दी पर बिठाकर अपना राजनीतिक प्रभाव परिवर्तित किया। उदयपुर के निकट पड़ोसी सिरोही राज्य में भी उदय सिंह ने अपनी हस्तक्षेप नीति से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। सिरोही के शासक महाराव मान सिंह सिरोही के शासक बनने से पहले उदय सिंह के यही जागीरदार थे। राजपूत सरदारों और छोटे राज्यों से मेल बढ़ाकर तथा शक्तिशाली राज्यों को दबाकर उदय सिंह एक शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता था। उदय सिंह और अफगान शक्ति। शेरशाह 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध जीत चुका था और उसके बाद वह मारवाड़ विजय कर चुका था, जिसके बाद वह चित्तौड़ की ओर बढ़ा। राणा उदय सिंह को भी चित्तौड़ विजय किए हुए केवल 3 ही वर्ष हुए थे, अतः उन्होंने अफगान शक्ति से चित्तौड़ को मुक्त कराने के लिए युक्ति सोच निकाली। राणा ने किले की कुंजियां शेरशाह के पास भेज दी, जिससे संतुष्ट होकर आक्रमणकारी लौट गया। केवल उसने खवास खां को अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए चित्तौड़ रखा। वास्तव में ये उदय सिंह की अच्छी सूझ थी। वह शेरशाह की मनोवृत्ति को भली भांति समझ गए थे। मारवाड़ विजय में उसे बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा था और वह इस तरह की घटना मेवाड़ के संबंध में नहीं दोहराना चाहता था और वह केवल अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाकर ही संतुष्ट था। उदय सिंह ने परिस्थिति को पहचान कर उसी के अनुकूल कार्य किया। इस प्रकार अपने राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में होने वाले अफगानी अभियान को राणा ने युक्ति से टाल दिया, किंतु जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो उसने इस नाम मात्र के प्रभाव को चित्तौड़ से समाप्त करने के लिए वहां से अफगान अधिकारी को निकाल दिया। आगे चलकर उसमें उतनी क्षमता पैदा हो गई कि 1557 ईस्वी आमेर के अफगानी हाकिम हाजी पठान का, जिसने राणा की शक्ति को चुनौती दी थी, परास्त भी कर दिया। उदय सिंह की अफगानों के संबंध में ये नीति एकदम व्यवहारिक थी। उदय सिंह की नई सैनिक नीति। उदय सिंह ने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति से तो मेवाड़ को बचा लिया था और धीरे धीरे नामात्र के अफगानी प्रभाव को भी चित्तौड़ से समाप्त कर दिया,
किंतु इसी स्थिति में उसने नई सैनिक नीति को अवलंबित करने के लिए भी सजग कर दिया। उदय सिंह समझ गए थे कि जब बारूद का प्रयोग मुगलों की युद्ध प्रणाली का मुख्य अंग बन गया है तो प्राचीर सुरक्षा के साधन जिसमें किले मुख्य थे उसकी तुलना में नगण्य थे। इसलिए उन्होंने शीघ्र ही 1559 ईस्वी से दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ के भाग को जो पहाड़ियों की कतारों से आच्छादित था और जिसमें उपजाऊ उपत्यका और घाटियाँ भी थी आबाद करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उसी भाग में उदयपुर नगर की नींव डाली और उसके आसपास गिरवा में जनता को लाकर बसाना भी प्रारंभ कर दिया। उदय सागर के तालाब के निर्माण द्वारा लंबे चौड़े मैदानी भाग में खेती की सुविधा भी कर दी गई थी। हर प्रकार के लोगों को जिसमें दस्तकार, काश्तकार, व्यापारी आदि सम्मिलित थे चित्तौड़ के आसपास से बुलाकर गिरवा के इलाके में बसाया गया था। इस प्रकार से उसने चित्तौड़ के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा कर ली और यह नई बसाई गई भूमि प्राकृतिक रूप से पहाड़ी अवलियों से सुरक्षित थी, जहाँ भारी बारूद की तोपें और घुड़सवारों के जत्थे आसानी से विध्वंस कार्य के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकते थे। इस प्रकार की जनोपयोगी नीति उदय सिंह की सैनिक नीति का एक अंग थी, जिसका उसने प्रथम बार परीक्षण कर एक नई पद्धति को जन्म दिया था और यह नीति परंपरा से चले आने वाली नीति से भिन्न थी। इस प्रकार नवीन नीति से उदय सिंह ने अपने राज्य की व्यवस्था में तथा जनजीवन में स्थिरता ला दी। इसी प्रयोग से दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ के भूभाग को वह अपने सीधे अधिकार में भी ला सके। अकबर की विस्तार नीति और उदय सिंह। अभाग्यवश उदय सिंह अपनी इस नवीन नीति से पैदा करने की जो सुख और शांति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे उसको नष्ट करने का प्रयास अकबर ने किया। अकबर अपनी विस्तार नीति के लिए राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता और उनके दुर्गों की दुर्गमता को बाध्य कारक मानता था। अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख है मालवा और गुजरात के सूबे मुगल अधीनता में तभी रह सकते थे जब दिल्ली के मार्ग में पड़ने वाले दुर्ग मुगलों के अधिकार में हो और मालवा और गुजरात के लिए मेवाड़ होकर सीधा रास्ता जाता था। साथ ही साथ अगर चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लेता अकबर तो राजस्थान के अन्य राजपूत राज्यों पर उसका प्रभाव जमाना सरल हो जाता था, क्योंकि वह आमेर के कछवाओं से मैत्री संबंध पहले स्थापित कर चुका था। लेकिन इसका प्रभाव अधिकांश राजपूत राज्यों पर नहीं पड़ा, क्योंकि चित्तौड़ अभी तक अपने प्राचीन गौरव की दुहाई दे रहा था और वहाँ के महाराणा अपनी स्वतंत्रता को थामे हुए थे। साथ ही वह अन्य शासकों को भी इसे बचाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे थे। चित्तौड़ के महाराणा ने मालवा के बाज बहादुर को भी शरण दे रखी थी। साथ ही उन्होंने मेड़ता के जैमल को, जिसे सरफुद्दीन हुसैन ने परास्त कर दिया था, चित्तौड़ में आश्रय दे रखा था। उदय सिंह के ये कार्य सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे और इसी परिस्थिति में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करना अनिवार्य हो चुका था। इसके लिए अकबर को बहाना भी मिल गया था। एक दिन अकबर ने हंसी में धौलपुर के मुकाम पर राणा के पुत्र शक्ति सिंह को, जो कि राणा से अप्रसन्न होकर मुगल सेवा में रहता था, सुनकर ये कहा कि बड़े बड़े जागीरदार उसके अधीन हो गए, लेकिन राणा उदय सिंह अब तक नहीं हो पाया। इससे शक्ति सिंह ने चित्तौड़ पर किए जाने वाले आक्रमण का संकेत प्राप्त कर लिया और ये बिना कहीं मुगल खेमे से चल दिया और चित्तौड़ पहुंचकर अकबर के विचारों की सूचना महाराणा को दे दी। महाराणा ने सभी सरदारों को बुलाकर इस संबंध में मंत्रणा की और यह निश्चय किया गया कि जयमल पर चित्तौड़ की रक्षा का भार सौंपा जाए और स्वयं राणा नव स्थापित राजधानी उदयपुर उसके आसपास गिरवा की बस्तियों की ओर चले जाए। यद्यपि राणा चित्तौड़ को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सामंतों की बैठक के निर्णय के अनुसार राणा को बाध्य होना पड़ा। अतः राणा ने जयमल को चित्तौड़ सुपुर्द किया और उसने सभी स्थानीय सरदारों का नेता भी बना दिया। दुर्ग में खाने पीने और युद्ध संबंधी सामग्री जुटा दी गई। कालपी से 1000 बंदूकियों को बुलाकर किले की रक्षा का भार दिया गया। आसपास की बस्तियां भी उजाड़ दी गई, जिससे आक्रमणकारियों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न हो। मुगलों का मुकाबला करने के लिए दुर्ग में 8000 व्यक्ति और रख दिए गए। इस प्रकार के प्रबंध करने के बाद उदय सिंह, रावत, नैन्सी आदि सरदार गिरवा की ओर चले गए।
हालांकि राणा द्वारा चित्तौड़ को छोड़ने की घटना को उस समय के सभी लेखकों ने राणा की कायरता बताया। कर्नल टॉड ने यहाँ तक लिखा है कि यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते, परंतु इस प्रकार की धारणा का कोई आधार नहीं है, क्योंकि किसी समसामयिक मुस्लिम इतिहासकार ने राणा के इस कर्तव्य की आलोचना नहीं की है। उदय सिंह को कायर या देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, जिसने बणवीर, मालदेव, हाजी का पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। उस मध्ययुगीन काल में सामंतों में विचारानुकूल आचरण न करना अवैध माना जाता था। राणा ने अपनी व्यक्तिगत निंदा की परवाह न कर मध्ययुगीन परंपरा और सम्मान प्रदर्शित करने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया। ये सारी मंत्रणा में एक नई सूझ थी। एक मोर्चा चित्तौड़ में जयमल के नेतृत्व में खोलकर और दूसरा मोर्चा उदय सिंह के तत्वाधान में आरंभ कर मुगल आक्रमण को विफल बनाने की नई गतिविधि अपनाई गई थी, जिसका श्रेय उदय सिंह को ही दिया जा सकता है। चित्तौड़ छोड़ने के पीछे एक नीति थी, उसमें एक नई चाल थी। जयमल को अपनी पूर्व पराजय का बदला भी लेना था, जो उसके चित्तौड़ में रहते हुए आसानी से हो सकता था। उधर नई बस्तियों की रक्षा करना और पहाड़ों में रहकर मुगलों का मुकाबला करना केवल उदय सिंह के बस की ही बात थी। इस समय दृढ़ता से और सामूहिक रूप से सोचने की जरूरत थी। अभाग्यवश हमारे युग के लोग राणा सांगा और प्रताप की उपलब्धियों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने राणा उदय सिंह की परिस्थिति पर निरपेक्ष भाव से विचार नहीं किया। राणा इन दो महान विभूतियों के बीच पैदा होना उसके व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन में बाध्य रहा, अन्यथा इस अवसर पर अपनाई गई उस नीति का सम्मान होना चाहिए। चित्तौड़ का घेरा और उसके पतन की घटनाएं। चित्तौड़ घेरे के लिए अकबर स्वयं मांडलगढ़ के मार्ग से अक्टूबर 1570 चित्तौड़ पहुंचा। किले से कुछ ही दूर पांडोली, काबरा और नगरी आदि गांवों से घिरे हुए मैदानी भाग में उसने शाही फौजों का पड़ाव डाला और एक दल को राणा का पता लगाने के लिए कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में भेजा। हुसैन कुली खां राणा का पीछा करने वाले दल का नेता था। वह चारों ओर घूमकर कोरे हाथी लौटे, क्योंकि राणा ने अपने परिवार को गिरवा की पहाड़ियों में सुरक्षित छोड़ा था और वह स्वयं राजपीपला से लेकर बाहरी गिरवा में संगठन के लिए घूम रहे थे। अंत में हताश होकर अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के पर्यवेक्षण का प्रबंध करवाया और 3 मोर्चों पर साबात और सुरंगें लगाने का आदेश दिया। लाखोटा बारी वाले मोर्चे पर स्वयं अकबर रहा, जिससे कि जयमल से यहाँ सीधा मुकाबला किया जा सके। किले के पूर्व की तरफ सूरजपोल के सामने सुजात खां, राजा टोडरमल और कासिम खां की अध्यक्षता में तोपखाना लगाया गया। तीसरे मोर्चे पर, जो किले के दक्षिण में चित्तौड़ी बुर्ज के सामने था, अब्दुल मजीद और आसफ खां को रखा गया। 3 और वाले साबातों को किले के निकट ले जाया गया। जो ही सुरंगें खोदने का काम संपादित होता, 2 सुरंगों में एक में 120 मन और दूसरे में 80 मन बारूद भरकर उड़ाई गई। मोर मगरी वाली सुरंग भी चली। इन सुरंगों ने दोनों बुर्जों को बहुत क्षति पहुंचाई और दोनों पक्षों के सैनिक भी हताहत हुए, किंतु राजपूत शीघ्र ही उनको दुरुस्त कर देते थे तथा तेल से भीगे हुए कपड़ों को जलाकर या पत्थर के गोलों को लुढ़काकर शत्रुओं को भीतर घुसने से रोक रहे थे। एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की बंदूक से मारा गया। इस समय किले में सन्नाटा था और थोड़ी देर बाद किले के भीतर चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी, जिससे निश्चय हो गया कि जौहर की रस्म के बाद दूसरे दिन सभी राजपूत योद्धा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रातः होते होते राजपूत केसरिया बाना पहनकर शत्रु का मुकाबला करने पहुंच गए। किले के फाटक खोल दिए गए। अकबर ने अपने हाथियों के दलों को सूंड में खंजर देकर नरसंहार करने भेजा और स्वयं भी एक हाथी पर सवार होकर इस भीषण दृश्य का निरीक्षण करने लगा। कई घायल राजपूत सैनिकों ने हाथियों के दांत उखाड़कर अपनी अंतिम घड़ी तक युद्ध किया। ईसरदार चौहान ने एक हाथ से अकबर के हाथी का दांत पकड़ा और दूसरे से सूंड पर खंजर मारकर गुणग्राहक बादशाह को अपना विरोचित अभिवादन किया। शस्त्रों की संख्या में सैनिकों और नागरिकों ने शत्रु दल का सामना किया, पर शक्तिशाली मुगल सेना ने उन्हें नष्ट कर दिया या कुचल डाला। इस प्रकार 3 दिन तक अकबर ने मार काट की गतिविधि से 25 फरवरी 1568 ईस्वी किले पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा के किले के द्वार पर इन दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां बनाकर लगा दी। किंतु
अपने जीवन में नरसंहार का यहाँ जैसा दृश्य पैदा किया वहाँ कहीं पे भी नहीं किया था, जो उसके नाम पर आज भी कलंक है। चित्तौड़ पतन के कारण। इस ऐतिहासिक दुर्ग के पतन में राजपूतों के कुछ आधारभूत दोष थे। उनके पास अच्छे हथियारों का अभाव था, साथ ही साधनों की कमी थी। सैनिकों की संख्या में भी कमी थी, जो कि राजपूतों की हार के कारण बने। लंबे समय तक किले का घेरा बना रहना एक ऐसा कारण था जिसने किले में रसद के आने का मार्ग अवरुद्ध कर राजपूतों का सर्वनाश अविस्मरणीय कर दिया। जयमल की मृत्यु ने राजपूत योद्धाओं के साहस को तोड़ दिया और उसके साथ ही अकबर का उत्कृष्ट सैनिक नेतृत्व और सुरंगों की व्यवस्था का सामंजस्य उसकी चित्तौड़ विजय में महत्वपूर्ण साबित हुए। चित्तौड़ पतन की घटना के बाद महाराणा अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। संभवतः उन्हें चित्तौड़ के निकल जाने और जन धन की हानि से बहुत ही दुख हुआ। जब वह कुंभलगढ़ में थे, वहाँ से गोमुंदा आए तो दशहरे के बाद बीमार पड़े और वही 28 फरवरी 1572 महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया।